मैं माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का, मंच पे विराजमान नरेश कौशल जी जो दैनिक ट्रिब्यून के एडिटर हैं, सतनाम सिंह जी मानक एक्स एडिटर अजीत ग्रुप, श्री के निवास रेड्डी जी का, श्री एस.एन. सिन्हा जी का, श्री बलविंदर जम्मू जी का जनरल सेक्रेटरी हैं, सारे ऑर्गेनाइजर साहिबगण का, चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन का, बलवंत तक्षक जी जो चेयरमैन हैं, राम सिंह बराड़ जी का, सर गोयल साहब का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप सब समय निकाल के आए और आपने मुझे यहाँ बुलाने का सौभाग्य दिया। देखिए, मैं तो आपके बीच में आप ही का नुमाइंदा बन के आया हूँ, आप ही की बात करूँगा। और क्योंकि पत्रकारिता से और जर्नलिज्म से मेरा एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। मुझे याद है जब मैं ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था, थे या तो मैं अपने परिवार का बिजनेस संभालता या मैं कोई एक ऐसा नया काम शुरू करता जिसके अंदर मैं अपना पहचान स्थापित कर सकता था। और जब ये मौका मुझे मिला तो बहुत सी मुश्किलें दिक्कतें आई, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे सीनियर संपादकों के साथ काम करके, बहुत से जूनियर संपादकों के साथ काम करके, यहाँ पर मंच पे विराजमान और सभागार में बैठे लोगों के साथ, कईयों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज लगभग 16-17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर विभिन्न आयामों के साथ काम करते हुए, चाहे वो टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो। तो एक अच्छा अनुभव रहा। और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जर्नलिज्म का जो कि शायद पैसे के मामले में आपको बहुत कुछ नहीं देता, शायद और मटेरियल चीज़ों में बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन जर्नलिस्ट वही बन सकता है जो दृढ़ निश्चय से, पैशन से अपना काम करना चाहता हो, एक लगन के साथ, एक आग के साथ काम करना चाहता हो। तो सबसे पहले तो आप सब यहाँ बैठे सीनियर जूनियर सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसा सेल्फलेस प्रोफेशन चुना है जो कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों की तरफ नहीं जाता है, पर समाज की सेवा, ह्यूमैनिटी की तरफ काम करता है। देखिए, मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी जर्नी के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूंगा और मुझे किस तरीके से यहाँ पर आज बोलने का मौका मिला है और अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला है। देखिए, अगर हम देखें कि अखबार जब शुरू हुआ था लगभग 400 साल पहले, उसके शुरुआत से लेकर उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया, उसके बाद डिजिटल मीडिया आया, उसके बाद सोशल मीडिया आया। हमने उसके कई एवोल्यूशन के अंदर कई पड़ाव देखे हैं, कई तरीके से उसको बदलते हुए देखा है। और मुझे लोग काफ़ी पूछते हैं इस बारे में कि क्या जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर है, मीडिया का क्या फ्यूचर है, क्या होगा आगे जाकर फ्यूचर। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जर्नलिज्म, मीडिया, चाहे माध्यम वही है, उसके अवतार बदलते रहते हैं, मानक वही है, उसके माध्यम बदलते रहते हैं। तो जो इमीडिएसी और अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ है, उसका जो नेचर है, वो उसको कभी बदलने नहीं देगा, ख़त्म नहीं होने देगा। तो जर्नलिज्म का किसी भी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हो, चाहे वो टेलीविज़न के जर्नलिस्ट हो, ये जर्नलिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, उसके माध्यम बदलते जाएंगे, नए नए तरीके से वो इवॉल्व होता रहेगा। तो इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ इज़ नॉट रिप्लेसेबल. It can come in multiple manifestations, but the nature of the product is such that it cannot be replaced. इसलिए we have a very bright future. हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है और मैं मानता हूँ कि चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे जो भी आपदाएं आई, जो भी समस्याएं हमने पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उनसे एक ही चीज़ प्रूव होती है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मीडिया है, उसके जो मानक बनाए हुए हैं, स्थापित किए गए हैं, चाहे वो फैक्ट चेकिंग के हों, चाहे वो सोर्स चेकिंग के हों, चाहे वो किस तरीके से खबर को ट्रीट करना है, किस तरीके से खबर की पुष्टि करनी है, उससे रिलेटेड हो, उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। ये हमें कोरोना काल में भी देखने को मिला। शायद ऐसा मुझे तो नहीं याद आता कि इससे पहले पिछले 400 साल के इतिहास के अंदर कब हुआ कि लगभग 100 दिन के लिए अखबार ही नहीं छपे
अखबारों का छपना ही बंद हो गया। और उसके बावजूद जब पूरी दुनिया में एक तरीके की वैश्विक महामारी थी, एक अनसर्टिनिटी थी, लोगों को पता नहीं था कि किस इंफॉर्मेशन को बिलीव करें, किस इंफॉर्मेशन पे जाएं, किस न्यूज़ को बिलीव करें। ऐसे हालात में लोगों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी वापस ट्रेडिशनल मीडिया पे आई और उन्होंने वही पढ़ना और समझना शुरू किया जो कि ट्रेडिशनल मीडिया ने बताया, और ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और फेसबुक यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो ज्ञान अर्जित हो रहा था। देखिए, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है। टेक्नोलॉजी हमारे को नए नए तरीके से कंटेंट लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि हम काफ़ी लोग यहाँ अखबार से हैं। जब हम पहले अखबार पढ़ा करते हैं तो हम अखबार खोलते हैं और ह्यूमन ब्रेन इज कन्फिगर्ड टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम पहले लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, हम हेडलाइन पढ़ते हैं, हम बायलाइन पढ़ते हैं। उसके बाद हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हम खबर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। और अगर खबर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद माइंड मेकअप करते हैं कि हम खबर से सहमत है कि असहमत है। आज डिजिटल का ज़माना नहीं, आज एआई का ज़माना है। और एआई के ज़माने में सबसे बड़ी त्रुटि जो है वो ये है कि आपको उस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि आप पहले जब पढ़ेंगे तो आप वो स्टोरीज भी पढ़ेंगे जिससे आप अग्री करें या डिसएग्री करें, और अपने आप भी अपना माइंड मेकअप करेंगे कि मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ इस स्टोरी में क्या लिखा है। लेकिन एआई के ज़माने में जिस तरीके का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वही कंटेंट आपके ऊपर बार बार लगातार डाला जाएगा। इसका मतलब है कि आपको उस ऑप्शन से रॉब किया जा रहा है, वो ऑप्शन आपके सामने से हटाई जा रही है। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है, मैं अभी हफ्ते भर पहले बॉस्टन एमआईटी में एक टॉक के लिए गया था, जहाँ पर टॉक का कॉन्वर्सेशन म्यूट पॉइंट था कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्वांटम कंप्यूटिंग मीट्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मीडिया से रिलेटेड टॉपिक था कि हाउ मीडिया को इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। कि आप सोचिए कि जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा पॉइंट्स हैं जो आपके मोबाइल फोन द्वारा और जो जितनी भी टेक्निकल इंटीग्रेटेड स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है, जब वो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ कंबाइन होता है, मशीन लर्निंग के साथ, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। उसी का एक उदाहरण है चैट जीपीटी। आज आप चैट जीपीटी में एक लाइन डालिए और आपका आर्टिकल निकल के आ जाता है। तो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मैं इसी इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं दिक्कतें समस्याएं भी समझता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को हो रहा है आने वाले समय में, वो थ्रेट आपको ऐसी व्यवस्था परिवर्तन से है, ना कि व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल चीज़ों से। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने आप को, अपने स्किल सेट को अपस्किल कर सकें ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जब अखबार आए, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो सब में एक त्रुटि थी उस बिजनेस मॉडल के अंदर। एक था कंटेंट, एक थी रीच। कंटेंट बनाना आपका काम था, कंटेंट आप बनाते थे, बनाते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अगर वो कंटेंट पहुंचे नहीं लोगों तक तो वो कंटेंट का जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्रिंट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। कितनी कॉपियां हैं, कितनी कॉपियां पहुंच सकती हैं किस सेंटर के अंदर, आपकी रीच कितनी है, उस रीच से कितना इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर कैलकुलेट होता था कि विज्ञापन कितना मिलेगा। तो एक डिमांड एंड सप्लाई का अभाव बना दिया गया। और वो डिमांड एंड सप्लाई का अभाव जो था डिसाइड करता है कि आपका अखबार नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, इम्पैक्ट कंटेंट नहीं, जबकि कंटेंट को होना चाहिए था। यही त्रुटि आपको टेलीविजन में भी मिली कि टेलीविजन आपका शुरू हुआ, उसके अंदर भी कंटेंट बढ़िया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपका सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है तो आपकी रीच में त्रुटि रहेगी, कमी रहेगी। आज एक पहली बार दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ऐसा समय आ रहा है जहां वाकई कंटेंट विल बी किंग, जहां रीच की त्रुटि आपको नहीं सहनी पड़ेगी, रीच की कमी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो अच्छा कंटेंट चलेगा, अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं लोग और पढ़ना चाहते हैं लोग, और उस कंटेंट की कोई कमी नहीं है। उसकी इसका सबसे बड़ी पुष्टि करते हैं जितने इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को आज इस बात से जूझना पड़ रहा है कि 200-200, 400-400 लोगों के साथ भी रहकर वो उस कंटेंट में उतनी रीच नहीं ला पा रहे, उतने व्यूज नहीं ला पा रहे, जहां पर एक आदमी या 1.5 आदमी मिलकर वो कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है
जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, हमें उस एवोल्यूशन का पार्ट बनना है। वो एवोल्यूशन हमारे को किसी तरीके से खतरे में नहीं डालता है, ये बात तो तय है। ये बात मैंने सबसे पहले कही थी कि द इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ मीडिया कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन हमें अपने स्किल सेट को अपस्किल करना है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उसका एडवांटेज लेना है ताकि हम बेटर कंटेंट क्रिएट कर सके। और आज की डेट में इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप में बहुत सारे यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बड़ी ही दुर्गम परिस्थितियों में मुश्किल से अपना अखबार चलाते हैं। मुझे पता है अखबार चलाना कितना कठिन काम है आज की डेट के अंदर, लेकिन ये पैशन है। ये आप लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने अखबार चला रहे हैं। और लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर हम अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे, इवॉल्व करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ बातें यहाँ पे रखी गई मंच पे, जिस तरीके से रेलवेज की बात कही गई कि 50% कोरोना काल से पहले जर्नलिस्ट का था। देखिए, मैं आपके बीच में से आया हूँ, आप ही का हूँ, तो आपकी पैरोकारी तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए आपको तो इसमें तो निश्चय किसी भी बात का संशय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी बातें आपने राज्य के संदर्भ में रखी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और जिस तरीके से उनकी सोच है वो हमेशा जर्नलिस्ट के लिए और पूरी फ्रेटर्निटी के लिए संवेदनशील रहते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आपकी सारी मांगे जायज़ है। मुझे तो एक भी मांग ऐसी नहीं लगी जो नाजायज़ है इसके लिए, तो ये तो होनी चाहिए। और रही बात केंद्र सरकार से बात मानने की, तो जो 2 विषय हैं टोल के और रेलवेज के, तो मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे पूरी तरीके से प्रयास करूंगा, एक राज्यसभा सांसद के तौर पर भी और एक मीडिया संचालक के तौर पर भी, कि ये दोनों चीजें मांगे मानी जानी चाहिए और इनको बहाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मेरे लिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, मैं यहीं से निकला हूं और एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो मैं ये कहूंगा कि मैं पर्सनली भी, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं कभी भी कुछ कर सकूं आपके लिए, किसी के लिए भी, पूरी फ्रेटर्निटी से, तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं खुशनसीब मानूंगा अपने आप को। और जब भी कोई भी बात आपकी तरफ से आती है तो मैं पूरी तरीके से अपना, चाहे मैं अपने MP लैंड फंड से करूं या किसी भी चीज़ से करूं, मैं आपके लिए हमेशा कमिटेड हूं और आप ही के बीच का हूं, तो कभी संकोच मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना समय दिया, आपने मेरी बात सुनी और मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे मौका देने के लिए और बहुत बहुत